अस्सलामुअलैकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 9 जून का दिन पाकिस्तान में अहमियत इख्तियार कर चुका है क्योंकि कल वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार शायद अब तक का सबसे मुश्किल वफाकी बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बजट से आवाम को तो कोई खातिर ख्वाह रिलीफ मिलने की ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है और माशी तजियाकार भी ये समझते हैं कि सख्त माशी मुश्किल हालात के सबब हुकूमत के पास आवाम को बजट में रिलीफ देने के लिए कोई ज़्यादा कुशन मौजूद नहीं है। और हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज ये है कि वो इंतखाबात से पहले यानी प्री इलेक्शन जो बजट होता है कैसे इन मुश्किल हालात में आवाम दोस्त बजट दे पाएगी। हुकूमत के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कुछ ना होते हुए आवाम को कैसे और क्या रिलीफ दे पाएगी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की कल के बजट से क्या तवक्कुआत हैं और आवाम हुकूमत क्या चाहते हैं, खुद ही आप आवाम से सुनें। एक जो पॉइंट मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत में जो बैठे हुए ये तजर्बाकार लोग हैं, ये तो ये बहाना भी नहीं कर सकते कि हम नए आए हैं या हमारे पास तजर्बा नहीं है। इस वजह से हमें एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल का बजट जो है ना बहुत अच्छा होगा। कल बजट पेश हो रहे लेकिन हमारा ये तो औकात है कि ये सब चोर है, ये सब अपने लिए कर रहे, आवाम तो वैसी भी ख्वार है। ये एक आते दूसरी की कहते हैं कि ये चोर है, दूसरा आते तीसरी को कहते हैं, लेकिन ये सब चोर है। बुरे हाल तो पहुंचे दिहाड़े ने इस टाइम ते जी बजट ते साडा बेड़ा करे की कर रहा है तकरीबन कोई महंगाई घटा देन हालात भावें यही रहने ना दे लड़न झगड़न जो मर्जी आपस में करें। मेरे ख्याल में तो ये अंधेर नगरी है, हम जंगल में रहते हैं और जंगल का एक कानून है, जंगल के लोग हैं, बस चंद एक लोगों की मौजें लगी हुई हैं। ये एक अच्छा इकदाम होगा अगर गवर्नमेंट ने ये बजट आवाम दोस्त बना दिया और पेश कर दिया तो। जो सामान हम 9-10 हज़ार रुपये में ला रहे थे वो हम अब ला रहे हैं 57-60,000 में ला रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना मुतासिर हैं। और लुट पे ही सारे पास ही कोई भी नहीं होना बाजो कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं। हमें बजट से कोई फ़ायदा तो है नहीं क्योंकि हमारे तो बजट पेश की नहीं जाता है, जितना टैक्स लग जाते हैं कि उसमें हम गरीब लोगों को गुजारा तो उससे होता नहीं है। महंगाई तो डेफिनेटली हर बंदे को मुतासर करती है, लेकिन हम मुतमईन हैं कि जिनके हाथ में गवर्नमेंट है इंशाल्लाह मुल्क को आगे लेके चलेगी। देखें अब क्या होता है, देख सुने खसारा ही बहुत है तो वो आवाम को इस बारे में क्या देंगे। गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, ये सब अपने चक्करों में लगे पड़े हैं। तवक्कुआत तो रख सकते हैं, बजट से अच्छी तवक्कुआत है। महंगाई तो बेशक बढ़ गई है। ये बजट पहले होती थी साल में एक मरतबा थी। यहाँ पाकिस्तान वाज जैसे सयारे पे एक मुल्क है जो साल में 12 माह बजट होती है। यानी अवाम एक्सपेक्टेशंस अवाम की हैं लेकिन कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। अब इस बजट पर शायद अवाम से ज़्यादा कड़ी नज़र इस वक्त IMF की है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा की बकौल पाकिस्तान को बजट पास करवाने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है और पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये एक अहम बजट है, लेकिन वो उम्मीद का इजहार कर रही हैं कि बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर IMF के अहदाफ के मुताबिक होगा तो अवाम के पास देने के लिए हुकूमत के पास ज़्यादा कुशन नहीं है। अब बोर्ड के जायजे से पहले फाइनेंसिंग के लिए $6 अरब का फ़र्क ख़त्म करना होगा IMF की पाकिस्तान हेड के बकौल, और इस मकसद के लिए मजबूत और काबिल एतमाद फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। हालात यकीनन गंभीर हैं जिसका अंदाज़ा वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लगाया जा सकता है, जिनके 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 20वीं मईशत था, अब 40th है, 40वें नंबर पर है। हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की गई है इसहाक डार साहब की बकौल के वो आवाम को जहां तक हो सके रिलीफ पहुंचाए। अब गुज़श्ता साल का इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए डार साहब ने एक्सपोर्ट रेमिटेंसेज बराह रास्त जो FDIs हैं बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, शरह नमू का हदफ हासिल ना होने और कर्ज और महंगाई में इजाफे का एतराफ़ भी किया। GDP ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है। कल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के रिस्पेक्टिवली 1.55, 2.94, 0.86, इसमें एक नेगेटिव है। CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 29.2%। कोर इन्फ्लेशन आपकी अर्बन 16%, कोर इन्फ्लेशन रूरल है वो 20%। 72.3 बिलियन डॉलर जो इम्पोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके $51.2 बिलियन है। 29.2% की कमी आई। एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन है, आपने भी देखा होगा, उसमें 12.1% की कमी आई। रेमिटेंसेज में भी 13% की कमी है। अब रवां साल GDP ग्रोथ यानी शरह तरक्की जो होती है, शरह नमू, वो +29%, जबकि गुज़श्ता साल 6.10% थी।
एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तरक्की की शरह वहां गुज़श्ता साल 4.27 थी, जबकि रमा साल 1.55% तक सुकड़ गई है। सनती तरक्की की बात करें, उसमें भी कमी हुई है। रमा साल शरह जो है वो 2.94% रही, गुज़श्ता साल 6.83% थी। सर्विस सेक्टर रमा साल 0.86%, जबकि गुज़श्ता साल 6.59% रही। महंगाई में गुज़श्ता साल की निस्बत बेपनाह इजाफा हुआ, 11% की शरह रमा साल रही, जबकि अभी इस वक्त जो है वो तकरीबन 30% जो है वो रही। गुज़श्ता साल डॉलर की जो कीमत थी वर्सेस रुपी वो 201, रमा साल 286, वो भी इंटर बैंक में। ओपन मार्केट में 310-315 तक डॉलर पहुंचा। अशिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नज़र दौड़ाएं तो गुज़श्ता साल हमारी इंपोर्ट 72 बिलियन डॉलर थी, रमा साल 51 बिलियन डॉलर रही, जबकि एक्सपोर्ट रमा साल 25 बिलियन डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल 28 बिलियन डॉलर थी। 10 माह में करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा 3.3 अरब डॉलर पर आ गया। गुज़श्ता साल इसी अरसे में करंट अकाउंट खसारा 13 अरब डॉलर था, जिसका क्रेडिट हुकूमत ले रही है। लेकिन उसकी बात यह है कि जब आप इंपोर्ट ही बंद कर दें तो करंट अकाउंट खसारा तो कम ही होगा। माली वसाइल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र यानी बाहर से जो पैसे आते हैं पाकिस्तान, उनमें 13% कमी आई, वो 22.7 अरब डॉलर पर आ चुके हैं। माली मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को अगले माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर कर्जों की मद में अदायगी करनी है, और अगर रीस्केड्यूलिंग भी हो जाए कर्जों की, फिर भी 16 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग आपको चाहिए। अब 1971 में वजूद में आने वाला बांग्लादेश आज हमसे ज्यादा मुस्तहकम माशी बुनियादों पर खड़ा है। उनके पास ज़रा मुबादला के ज़खायर 31 अरब डॉलर हैं, हमारे पास सिर्फ 4 अरब डॉलर हैं। उनकी बरामदाद 52 अरब डॉलर, जबकि हम 31 अरब डॉलर के करीब है। माली साल 2023 के दौरान बांग्लादेश में जो पर कैपिटा इनकम है, फी का आमदनी, वो 2675 डॉलर, जबकि इसी अरसे में पाकिस्तान की जो फी का आमदनी रही है वो 1560 डॉलर तकरीबन रही है। पाकिस्तानी रुपए की कदर अब 0.38% जो कि बांग्लादेश की करेंसी है उसके बराबर हो गई है। एक और अहम बात, मौजूदा साल के टैक्सेस हदफ 7,640 अरब रुपए जो हैं, उनमें भी हुकूमत को 428 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि आइंदा साल के लिए ये हदफ 9,200 अरब रुपए तकरीबन रखा जाएगा, जिनमें से सिर्फ 7,500 रुपए डेब्ट सर्विसिंग यानी सूद की अदायगी करनी होगी। तो पाकिस्तान को कहां से पैसे लाएंगे, कैसे चलाया जाएगा? FBR के टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है, लेकिन अहम सनती शुबों की बात की जाए, अरबों रुपए के टैक्सेस चोरी की रिपोर्ट जो सामने आई है, इप्सोस की जो रिपोर्ट कल ही सामने आई है, रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर, ऑयल और फार्मास्यूटिकल के शुबों में तकरीबन 956 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी किया जाता है। सिर्फ रियल एस्टेट की बात करें, सालाना 500 अरब रुपए, सिगरेट इंडस्ट्री सालाना 240 अरब रुपए, यानी, और ये दोनों जो इंडस्ट्रीज हैं, इनके बड़े बड़े टाइकून्स इस वक्त सेनेट में, असम्बलियों में बैठे हुए हैं। 70 करोड़ दे के वो असम्बलियों में आ जाते हैं, और फिर टैक्स चोरी में भी आपको पता है फिर वहाँ पे कानून साजी इस तरह से होती है। चाय के शुबे में सालाना 45 अरब और अद्वियात के शुबे में सालाना 45 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो चोरी किए जाते हैं। तो इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर बरा इकोनॉमी और एनर्जी हैं बिलाल अजहर कियानी साहब। खुर्रम हुसैन साहब रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी को बड़ा अच्छा समझते हैं, लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। हारून शरीफ साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह रहे हैं। बिलाल साहब आपसे आगाज़ करेंगे। अवाम की भी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, वो भी थक चुके हैं। क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? एक रूट आपके पास है कि प्री इलेक्शंस अवाम दोस्त बजट दिया जाए, लेकिन वो IMF के रडार पे हैं, वो आप कर नहीं सकते, कोई बैलेंसिंग ही करनी पड़ेगी। क्या हम एक्सपेक्ट करें कल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में मुझे शामिल करने का। देखिए बात यह है कि हम ज़िम्मेदाराना बजट देंगे, हम वो बजट देंगे जो मुल्क की मईशत के लिए शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है, और अवाम दोस्त बजट ही होगा। और अवाम दोस्त बजट वही होता है जो ज़िम्मेदाराना बजट होता है। अगर हमने गैर ज़िम्मेदाराना बजट
जो एक पॉपुलिस्ट बजट होता जिसके अंदर हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को ना मद्देनज़र रखना होता और हम इस तरह बस ख़जाने खोल के डेफिसिट्स को खोल देते, तो ये काम तो हम पिछले साल कर सकते, यही काम तो पिछली हुकूमत करके गई थी, उसी आग को तो हम आज तक बुझा रहे हैं। और मैं भी आपके शोज़ में पिछले एक साल में दीगर दफ़ा आया हूँ, हमारी पार्टी और हमारा इत्तेहाद हुकूमत में है, आपने भी बड़े मुश्किल सवालात पूछे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले लिए हैं जिसकी एक सियासी कॉस्ट है, जिससे हमें भी करते हुए खुशी नहीं होती, मगर वो हम जानते हैं कि रियासत की ज़रूरत है। तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट जो पिछले एक साल में हमने की है, जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट भी अवर्ट करना था, अपने फिस्कल और करंट अकाउंट इम्बैलेंसेस को भी एड्रेस करना था, हमने वल्नरेबल सेगमेंट्स को प्रोटेक्ट भी करना था, साथ ही साथ जो फ्लड्स की हमारे चैलेंजेस आए उसको भी एड्रेस करना था। इसी तरीके से ये एक ज़िम्मेदाराना बजट होगा, मगर इस बजट में एक ये कोशिश है कि एक तो जो हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की एफर्ट है उसको भी जारी रखें और उसको इख्तिताम पे लेके आएँ, मगर बुनियाद रखें उन रिफॉर्म्स की जिसके ज़रिए हम इन मसाइल से आइंदा के लिए एक परमानेंट बेसिस पर निकल सकते हैं। स्ट्रक्चरल जो हमारे मसाइल उनको एड्रेस करें। जो काम हम 2017-18 में जारी रखना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो एक लंबी कहानी है कि किस तरह एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के तहत उस टाइम पे वो सारा मामला डीरेल हुआ। तो आपने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस दफ़ा ही इज़ कैरिंग आउट द कंसल्टेशंस हिमसेल्फ, दीगर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, IT के लोगों के साथ, एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को भी वो इस बजट का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। तो एक बड़ा ही इंक्लूसिव किस्म का बजट जिसके अंदर मैक्सिमम कंसल्टेशन है, वो आप देखेंगे। और इंशाल्लाह आप कल देखेंगे कि इसके अंदर हमारी डिवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट बेस भी होगी। इसके अंदर हमारी जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके तहत भी आप देखेंगे जी। तो दीगर इनिशिएटिव्स होंगे जो कल नजर आएंगे, मगर आपके सवाल के जवाब में हम सारी प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करेंगे, वल्नरेबल सेगमेंट्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे और वापस मईशत के अंदर जो ग्रोथ हमने इंजेक्ट करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता वो काम भी डालेंगे। वैसे बिलाल साहब, मैं खुर्रम साहब के पास जा रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि जो भी पार्टी इससे पहले आई, हमने देखा 13 में पीपल्स पार्टी जाते हुए एक पॉपुलिस्ट बजट देके गई, आपके लिए प्रॉब्लम छोड़ के गई 2013 में। मिफ्ता साहब ने जो बजट दिया था 2018 में वो भी पॉपुलिस्ट था। तो अब आपके पास वैसे ऑप्शन भी नहीं है पॉपुलिस्ट बजट देने का। मैं आपसे जवाब देता हूं। खुर्रम हुसैन साहब, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक आम पाकिस्तानी के लिए सवाल के हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन पैसे हमें चाहिए, IMF देने के लिए तैयार नहीं है। अब 30 जून को अगर IMF वाला मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक और नए असर नो प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, मौजूदा हुकूमत रहेगी, शॉर्ट टर्म हुकूमत के साथ IMF बैठने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये कितनी गंभीर सिचुएशन है खुर्रम हुसैन साहब? आदिल, आज जब मैं इकोनॉमिक सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वो गौर से देख भी रहा था, सुन भी रहा था, और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट है वो पढ़ भी रहा था, और मैं आपको एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि इतने गंभीर हालात मैंने तो कम देखे हैं अपने करियर में और अपने करियर से पहले भी। अभी आपने सारे नंबर्स ऑलरेडी रन डाउन कर दिए थे, मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन एक मईशत जो इतने वल्नरेबल पोजीशन पे खड़ी हो, जिसका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा हो कि सबसे बड़ी हमारी कामयाबी ये है कि हमने डिफ़ॉल्ट रोक दिया, ठीक है, सबसे बड़ी ये कामयाबी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं या नहीं कहना चाहिए था। आई मीन, आई एम जस्ट सेइंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कामयाबी ये समझी जा रही है कि हमने डिफ़ॉल्ट को रोक दिया है, तो वही बात वही आपको बता रही है चीज़ कि हम लोग कहाँ खड़े हैं अभी और हालात कितने गंभीर हैं। ये हमने 2008 में भी नहीं सुना था, जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब भी डिफ़ॉल्ट की इस तरह बातें नहीं हो रही थी जैसे आज हो रही हैं। ये 1999 में भी नहीं हो रहा था, जो इतना बड़ा क्राइसिस था सैंक्शंस वगैरह के साथ। तो आई थिंक कोई एक अनयूजुअली सिवियर और इंटेंस किस्म का एक इकोनॉमिक क्राइसिस शक्ल लेता चला जा रहा है पाकिस्तान में, और उसकी जो सबसे बड़ी आवाज़ है उस क्राइसिस की, वो वही है जो अभी आपने अवाम की जो साउंड बाइट्स चलाई थी। हर बंदा, अभी आप किसी से भी उतर के सड़क पे बात कर ले, सब आपको अब महंगाई की वो बताएंगे कि महंगाई अब उस आलम पे है कि काबिल बर्दाश्त नहीं रही, बहुत मुश्किल हो गया। ख़ास आई मीन गरीब तबके के लिए तो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त से बाहर चली गई है बात। अब तो मैं देख रहा हूँ कि इवन मिडिल क्लास लोग जो हैं, उनके लिए भी
ये सिर्फ बातें और कंप्लेन करने वाली बातें नहीं रही, अब जेन्युइनली इस लेवल पे आ गई ये चीज़ कि लोग अपनी ज़िंदगी को अडेप्ट करने पे मजबूर हो रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के सस्ते स्कूल में डालें। आई मीन इस किस्म के बहुत ही मुश्किल किस्म के फैसले लोगों को अपनी ज़िंदगी में करने पड़ रहे हैं अडेप्ट करने के लिए। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ अभी गवर्नमेंट के लिए ये बनती है कि यहाँ से आगे कैसे लेके जाएंगे और व्हाट विल बी द रोड मैप अहेड। वी कैन टॉक अबाउट दैट। आदिल, ठीक है, यही पूछेंगे कियानी साहब से भी। हारून शरीफ साहब, खुर्रम हुसैन साहब के बकौल तो इतनी गंभीर सिचुएशन उन्होंने पहली नहीं देखी, एंड आई एग्री विद हिज ओपिनियन, और मेरे ख्याल में कि आप भी उनसे एग्री करेंगे। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या इस मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस से वे आउट आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इतनी कैपेबल है? और सबसे अहम बात यह कि 2 महीने उनके रह गए हैं, उसके बाद इलेक्शंस, तो पाइपलाइन में हमें ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं ये लिंगर ऑन करते ही नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमें हकीकत पसंदाना होने की जरूरत है, किसी डिनायल की जरूरत नहीं है। जो रेड लाइंस हैं वो बड़ी क्लियर है। डेट सस्टेनेबिलिटी हमारी इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रही है। 50% बजट का सिर्फ कर्जों की वापसी में जाएगा अगले साल के अंदर। जो डेट स्ट्रेस्ड कंट्रीज होते हैं बाय डेफिनेशन, जिनका 20% जा रहा होता है, वो 52 ममालिक दुनिया में, हमारा 50% जा रहा है। तो एक तो हमारी ये रेड लाइन बड़ी क्लियर है। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो 8.5% पे आ गई है। दैट इज अनदर रेड लाइन कि इतनी थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कहां से आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। एंड आई कैन गो ऑन। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो गिर रही है, 13% पर आ गई है। बाकी नंबर्स, अगर इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स देखें तो वो जो ग्रीन लाइंस और रेड लाइंस होती हैं, सिर्फ 3 ग्रीन लाइंस हैं पॉजिटिव, जिसके अंदर आपने इंपोर्ट्स को कट कर लिया, करंट अकाउंट को आपने घटा दिया है, और नेशनल सेविंग्स में कुछ पैसा बढ़ गया है। सो हकीकत तो ये है कि इस वक्त 1 रुपया आपका फ्री फॉल में है। ये मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, हमें पहले तो हकीकत को सामने रखना है। अब आइए आपका सवाल। यही हकीकत है, बिल्कुल आएगी जी, ये हकीकत है और इस पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। अब 3 चीजें हैं इस वक्त। हमारा एक पहले रिसेशन चल रहा था इकोनॉमिक, आई कॉल इट कि वो रिसेशन एक एक्यूट क्राइसिस में तब्दील हो रहा है, और उस क्राइसिस को डील करने के लिए हमें इमीडिएटली एक तो लूज स्टॉक छोड़नी चाहिए, और हमारे पास आईएमएफ की सपोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, कोई प्लान सी नहीं है, एंड वी नीड टू अलाइन विद देम। अगर आपने आईएमएफ को छोड़ना है, एक 10 बरस का प्लान होता है, वो आपको इन पैरेलल डेवलप करना पड़ता है। ये नहीं होता कि बटन दबा के छोड़ दिया। तो पहली बात तो ये है कि हमें आईएमएफ के साथ अलाइन करना पड़ेगा ताकि कुछ सिग्नल जाए। हमारा जो इस वक्त बॉन्ड का प्रीमियम है वो 100% चल रहा है। श्रीलंका के बॉन्ड का प्रीमियम 20% चल रहा है। तो हमें इन चीजों को देखने की जरूरत है कि एतमाद को बहाल कैसे करना है। पहला स्टेप क्राइसिस से निकलने के लिए स्टेबिलिटी इज द ओनली आंसर, पॉलिटिकल भी, और कुछ इकोनॉमिक सिम्त अगर बजट दे पाएगा तो इंटरनेशनल और लोकल इन्वेस्टर और इदारे आप पे एतमाद करेंगे। दूसरा स्टेप है कि जब आपका ये चल पड़ता है, और ये हुकूमत जो है जिसके पास अगस्त तक का टाइम है, मिड अगस्त तक का, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज, और स्ट्रक्चरल चेंज पॉलिसी से आती है, बजट पॉलिसी की रिफ्लेक्शन होता है। इस वक्त बजट तरजीहात की रिफ्लेक्शन है, हमारे पास पॉलिसी नहीं है। सो वी गॉट टू बी वेरी क्लियर कि अब ये पॉलिसी जो देनी है ये अगली हुकूमत का काम है जब भी वो आएगी, ताकि वो कुछ मीडियम टर्म लोगों से बात कर सके। तो ये हमारा सेकंड बिल्कुल, और ये तकरीबन ये क्लैरिटी हारून साहब, ठीक है, ये क्लैरिटी वैसे पीएमएलएन में नजर भी आ रही है कि शायद वो ये समझते हैं कि अगली गवर्नमेंट भी उनकी आ जाए, तो इसीलिए बजट ये थोड़ा सा नहीं, काफी रियलिस्टिक बजट होगा। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू जारी रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल बजट पेश होने जा रहा है और हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। आज बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, खुर्रम हुसैन साहब हैं, रिनोन्ड कॉलमिस्ट, और हारून शरीफ साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हैं। बिलाल साहब, हारून साहब ने और खुर्रम साहब ने जो कहा उनका आपने सुन भी लिया, अगर एक तो वो अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। दूसरा,
लूज स्टॉक बंद करनी होगी। जो कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखी पिछले 2 महीने में टू डू विद IMF प्रोग्राम और पूरा सारा प्लान बी की बात की गई। प्लान बी तो हमारे पास है नहीं। और प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी भी चंद वीक पहले मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा था कि जी प्लान बी है, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रहा। और प्लान बी, जिस तरह अरुण साहब ने कहा कि प्लान बी इस तरह से नहीं होता, प्लान बी आपको एटलीस्ट 10 साल की ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अगर IMF से ये मामला नहीं तय पाया तो फिर क्या होगा? जी देखिए, एक तो आपने जो बात की कि खुर्रम साहब ने और हारून साहब ने बात की, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो डाउट कि हालात मुश्किल हैं। जो खुर्रम साहब जिन तबकात की बात कर रहे थे, जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये तो कोई डिनाई नहीं करता और ना ही डिनाई कर सकते हैं। और हम सब इज्तमाही तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात को जिस तरह बेहतर कर सकते हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मगर मैं इस तफसील में नहीं जानना चाहता कि किस तबाही के सबब हम आज यहाँ पहुँचे हैं, वो बात पहले भी हमारी हो चुकी है जी। देखिए, दूसरी बात यह है कि आपकी जो इकॉनमी एंड पॉलिटिक्स आर इंटरट्वाइंड। हम अक्सर पॉलिटिकल इकॉनमी की बात करते हैं, और मैं ज़रा ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर 2013 से 18 के अंदर तरक्की हुई थी तो सिर्फ अच्छे बजट पेश करके नहीं हुई थी। उसके अंदर आपको उस टाइम पे दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डिंग भी करनी पड़ी थी। हमें साथ ही साथ अमली तौर पे अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाना पड़ा था। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस तरह बनता था कि एक कमिटमेंट पूरी करनी होती थी। आपने देखा था कि ब्यूरोक्रेसी को एक लीडरशिप दिखानी होती थी। इसी ब्यूरोक्रेसी से 14,000 मेगावाट बिजली इंप्लीमेंट करवाई। आज आप यहाँ पे देखते हैं कि पिछले 18 से 22 के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगता था तो किसी वजह से स्टे हो गया, ब्यूरोक्रेसी नहीं चला रही, कोई बहाना है, इसी ब्यूरोक्रेसी से काम निकलवाया था। देखिए, आपने एक ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट बनानी होती है, इकोनॉमिक एक इन्वायरमेंट बनानी होती है विच इज़ कंड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट, विच इज़ कंड्यूसिव फॉर बिजनेस। PMLN डिड इट इन द 90s जब इकॉनमी हमारी लिबरलाइज हुई थी। 2013 से 18 में फिर से हुई। 2018 के बाद जो एक डैमेज हुआ है, ये सिर्फ ख़राब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से नहीं है, या नाकामी या करप्शन या इनकॉम्पिटेंस की वजह से नहीं है। हमारे इदारे खोखले किए गए। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जब मैं टर्की गया, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा, यू मे फील आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल, बट दिस इज जस्ट टू मेक द लार्जर पॉइंट कि देखिए, मुझे याद है कि जब हम टर्की गए तो वहाँ पे हमारे साथ एक B2B मीटिंग्स के लिए वफ्द गया, और वहाँ पे हम सारी पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स पेश करना चाह रहे थे, मगर वहाँ पे एक केस स्टडी बन गई थी। और हर इन्वेस्टर बिजनेस ग्रुप कह रहा था कि एक लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी को टेंडर में शहबाज शरीफ साहब ने बतौर CM इंगेज किया था। उसके साथ जो पिछली हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत जो सलूक करके गई कि उनकी व्हीकल जब्त कर लिए, उनके बंदों को जेलों में डाल दिया, उन्होंने कहा जी ये तो हमने आपके कहने पे, शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, टेंडर जीतने के बावजूद प्राइस रिड्यूस करके हम आपके कहने पे आए थे, शहबाज साहब ने उनको कन्विंस किया था। तो इस तरह की हॉरर स्टोरीज वी हैव सीन, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, नैब की थ्रू विक्टिमाइजेशन, इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस 2018 से 22। अब वो हम कॉन्फिडेंस भी साथ साथ बहाल करें। देखिए, जो बात आपने की IMF के हवाले से, देखिए, दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द IMF प्रोग्राम। हमारी कंप्लीट कमिटमेंट है। हम ये समझते हैं कि हमने वो शराइत पूरी कर ली हैं जो इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए 9th रिव्यू के लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की भी बात कर लें तो उसके अंदर भी हम समझते हैं कि उसूली तौर पे तो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है वो उतना रहा ही नहीं है, बिकॉज जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट के फिगर्स डिस्कस हुए थे फॉर एट दिस स्टेज ऑफ द फिस्कल ईयर, उससे वैसे भी हमारे कम रहे। बस ये आर्गुमेंट आपका IMF मानने के लिए नहीं, मगर बात ये जो लार्जर पॉइंट है वो ये है कि हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान इंगेज्ड है। और ये बजट भी आपने देखा है कि हम IMF के साथ इस बजट प्रोसेस में भी इंगेज रहे हैं। और तीसरी बात, देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत में भी अगर हमने कमी की है तो हमने बड़ी ज़िम्मेदाराना तरीके से की है कि कोई भी इमरान खान साहब की तरह हमने शराइत नहीं तोड़ी। तो वी आर अडेयरिंग टू द टर्म्स, वी आर कमिटेड टू कंप्लीटिंग द प्रोग्राम्स। हम सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। खुर्रम हुसैन साहब, बिलाल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि जी एक अहम मसला जो है वो तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग गैप है। IMF के जो कंसर्न्स है वो अभी भी समझते हैं, $6 बिलियन का फिगर आज भी हमारे सामने आया। और हुकूमत ये भी बार बार कहती है जी ये जियो पॉलिटिक्स है, सारी शराइत पूरे कर दी हैं। प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में एक तो ये क्या आप भी समझते हैं कि सारी शराइत गवर्नमेंट पूरी कर चुकी है और इसका कोई जियो पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है? क्योंकि IMF इतनी ज़्यादा सख्ती तो नहीं कर रहा, या वो हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। ऑफ कोर्स हमें बार बार ये भी कहा जाता है कि इमरान खान जाने से पहले लैंड माइन्स बिछा गए थे, काफ़ी शराइत उन्होंने IMF की जो है वो गड़बड़ कर दी, पामाल कर दी, और उसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन
इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्या कोताही हम में ही है? आदिल, आई थिंक दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। देखें, खान साहब लैंड माइन्स तो बिछा गए थे क्योंकि उन्होंने 2 दफा इसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने की कोशिश की और दोनों दफा पैसे लेने के बाद मुकर गए अपने ही कमिटमेंट्स पे। तब तक तो हम कह रहे थे कि ये भी खान साहब ने हमारा रिलेशनशिप IMF के साथ तबाह कर दिया है ये हरकत करके, कि जैसे ही आपको पैसे मिले फौरन मुकर गए कि हम तो ये प्रोग्राम रीनेगोशिएट करना चाहेंगे और तोड़ दी उसकी कमिटमेंट्स। लेकिन अगस्त में आके मौजूदा गवर्नमेंट जो है, बिलाल साहब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी वही हरकत की एग्जैक्टली कि जैसे ही पैसे मिले फौरन जिस बंदे ने वो प्रोग्राम निगोशिएट किया था उसको परे किया, दूसरे बंदे को ले आया और कहा अब तो हम इसको रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं। और सारी तो नहीं, लेकिन जो सेंट्रल कमिटमेंट्स थी उस प्रोग्राम की उसको बैक पेडल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इन अ सेंस अब उनके पास वो राइट नहीं रह गई ये कहने की कि भाई ये तो खान साहब लैंड माइन्स बिछा के गए थे, अब तो ये आप खुद अपनी बिछाई हुई लैंड माइन के ऊपर आपने कदम रख लिया, नंबर 1। और आई थिंक यही सब कुछ देखते हुए अब IMF ने एक वो रवैया पकड़ लिया पाकिस्तान के साथ कि यार इनके साथ तो सख्ती होना पड़ेगा। ये लोग आपके जब पैसे लेने होते हैं तो हर कमिटमेंट लेने के लिए पे एग्री कर देते हैं, साइन कर देते हैं कि हाँ ठीक है हम ये भी करेंगे, हम वो करेंगे, दुनिया जहाँ के वादे कर देते हैं, और जैसे ही पैसे मिल जाते हैं तो ये लोग मुकर जाते हैं। तो अब उन्होंने ये रवैया पकड़ लिया कि इनसे पहले अपने हर एक चीज़ पूरी करवाओ, शर्त पूरी करवाओ, उसके बाद इनको पैसे दो। अब आई थिंक मौजूदा गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये खाम में जियो पॉलिटिकल हो गए हैं हमारे ऊपर और हमसे ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। बट आई थिंक अगर IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको लगेगा कि यार व्हाट एल्स वुड यू डू। अगर आप किसी और शख्स के साथ डील कर रहे होते जिसने 3 दफ़ा आपके साथ ये किया होता कि वादे शादे करके आपसे पैसे ले लिए और लेते साथ जैसे ही पैसे हाथ में आए मुकर गए, हर वादे में भूल गए, कह दिया नहीं मुझे तो रीनेगोशिएट करने हैं वो सारे, वो तो सही बात नहीं थी। और ये एक नहीं 3 दफ़ा अगर कोई शख्स करे, आप क्या करेंगे उसके साथ? आप भी सख्त रवैया पकड़ लेंगे ना कि भैया पहले करके दिखाओ उसके बाद पैसे मिलो। तो काफ़ी हद तक तो एक ये चीज़ उसमें फीड कर रही है। अलबत्ता इस गवर्नमेंट ने किया तो काफ़ी कुछ है, इस बात में कोई शक नहीं है। आई थिंक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को ले आए हैं उस लेवल पे। प्राइमरी डेफिसिट के अभी मैं टारगेट्स देख रहा था, दे हैव मेट दैट गोल बाय एंड लार्ज। इनका जो ओरिजिनल गोल था कि प्राइमरी डेफिसिट शुड बी इन बैलेंस, 0 में होना चाहिए बाय नाउ, इट्स स्लाइटली सरप्लस जुलाई टू मार्च का जो डेटा है। और आई थिंक रियलिस्टिक है टू एक्सपेक्ट कि ये सरप्लस में ही शायद एंड कर जाए, छोटा सा बेशक हो। आई थिंक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप भी लाजिम इन्होंने काफ़ी कम कर दिया होगा क्योंकि करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया काफ़ी हद तक। तो आई एम नॉट श्योर कि अब बाकी क्या चीज़ें ऐसी रह गई हैं, लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा IMF के साइड से, गिवन कि उनका पिछले कोई 2 सालों से मार्च 2021 से क्या एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के साथ डील करते हुए। ठीक है आरून शरीफ साहब, एक तो खुर्रम हुसैन साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे जरा आप कमेंट करें, व्हाट डू यू थिंक, वजह क्या है? जी पॉलिटिक्स भी होगी, हर दौर में वो रहती है, लेकिन ज्यादा कोताहियां क्या हमारी अपनी ही रही हैं? और इस सब कुछ को देखते हुए आपके ख्याल में वे आउट इस वक्त क्या है, नोवें कि जी 2 महीने हैं इस हुकूमत के, फिर इंतखाबात हैं, फिर कोई और हुकूमत आई? जी आदिल, अभी मैं कोई 3 हफ्ते वहाँ लगा के आया हूँ वाशिंगटन में, डिफरेंट लोगों से मुलाकात भी, मैं कोई 30-33 बरस इन इदारों के साथ काम भी करता रहा हूँ। देखिए पहली बात तो खुर्रम दुरुस्त कह रहे हैं कि जो आपका एक अग्रीड प्रोग्राम था, पहले PTI के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पॉपुलिस्ट एक्सपेंशनरी बजट दे दिया ट्रांच के बाद, इसके बाद हमने इस हुकूमत ने चैलेंज करना शुरू कर दिया उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। तो वहां यकीनन एतमाद नहीं है कि आप इसको स्टिक करेंगे। जो लीड होता है, लीडर होता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल एतमाद उस पर करना पड़ता है। यहाँ ये तो मैं एंडोर्स करता हूँ। दूसरी चीज ये फर्क क्या पड़ा है, आई थिंक हम थोड़ा सा पास्ट में रह रहे हैं। ये जो जियोपॉलिटिक्स है वो जियोपॉलिटिक्स इस तरह होती थी कि क्योंकि हम उस वक्त अफगानिस्तान की वजह से वेस्ट के एलाई थे, अमेरिका के जो बड़ा शेयर होल्डर है, तो हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती थी और हमें कुछ वेवर्स मिल जाते थे, कुछ तरजीह मिल जाती थी। अब वो काम खत्म हो गया। हम अभी तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अभी तक एक फेवरेट चाइल्ड है और हमें तरजीही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। हम ये नहीं देख रहे कि अब क्यों में तकरीबन 41 मुल्क लगे हुए हैं। इस वक्त दुनिया की मेजर इकोनॉमीज जो हैं वो रिसेशन में भी हैं
और उनके ऊपर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स, यूक्रेन। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें अब टेक्निकल लेवल पर पहले क्लियरेंस कैसे करनी है और एतमाद कैसे बहाल करना है। आपके सवाल का जवाब, मेरा नहीं ख्याल, देखिए कि ये प्रोग्राम मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूं ये 30 जून को खत्म हो जाएगा, ये नहीं पूरा होगा और हमने पहले भी पूरे नहीं किए। हमें एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना है जो ये हुकूमत नहीं कर पाएगी क्योंकि इनको इलेक्शन की तरफ देखना है। इसका हल ये है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की स्पेस क्रिएट करें, उनसे कहें कि आप आईएमएफ के लिए एक रिफॉर्म्स का, ऑप्शंस का प्रोग्राम डेवलप करें। केयरटेकर के पास कानूनी तौर पे पावर नहीं होती साइन करने की, लेकिन डेवलप करने से कोई नहीं रोकता। आप उन ऐसे लोग लाएं जो आईएमएफ को समझते हो, आईएमएफ उनको समझता हो, और इसके बाद जब नई हुकूमत आए तो वो अपना एक प्रोग्राम रखे इन लाइन ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। टाइम जाया करना जैसे पीटीआई की हुकूमत के पहले साल में हुआ था, तब तो चले कुछ मईशत बेहतर थी, अभी तो वल्नरेबिलिटीज इतनी हाई हैं, हमें विजिबली दुनिया को दिखाना है कि हम प्रोफेशनली एंगेज कर रहे हैं, ना कि हम अगेन जियोपॉलिटिकली इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हारून शरीफ साहब, खुरम हुसैन साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करेंगे, जो पार्टी बन तो गई है लेकिन उसका सबसे बड़ा चैलेंज खुद अपने वजूद को ही इस्तेकाम बख्शना है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जहांगीर तरीन की क़यादत में तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सियासतदानों ने इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से सियासी जुमात की बुनियाद तो रख दी है, लेकिन इस पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंज खुद अपने वजूद को ही इस्तेकाम देना होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल सियासतदानों की अब तक की सियासत किसी न किसी लीडर के ही मरून मेहनत रही है, और यही पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए उसको कैसे तोड़ेंगे और अपना एक अलग तशख़्ख़ुस कैसे वो बनाएंगे, जो इंतखाबात से सिर्फ चंद महीने पहले इस तरह के चैलेंजेस से निमटना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का दावा यह है कि उनकी जमात सियासी तकसीम खत्म की। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बुनियाद रखने आए। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। अगर हमने 9 मई के मतलूबा सातों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया, फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाएगा, और ये हम कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। कल को कोई भी हजूम किसी के घर में भी हमला कर दे, हमारे ख़ानदानों को हरासा करे, कोई भी माशरा इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान तभी ये सब कुछ कर पाएगी, जो कि तरीन साहब कह रहे हैं, जब उसकी आवाम में जड़ें बन पाएंगी और वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। ये जमात इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट भी सुना है कि वो करने का सोच रही है, जिसका इशारा आज नून लीग के लीडर अता तारण ने भी दिया। जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइज़र हैं, उनके जितने बाकी लोग हैं फील्ड में मौजूद हैं, अजमल चीमा फैसलाबाद से, नुमान लगड़ियाल साहिवाल से, फैसल जब्बुआना झंग से, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ भी अलाइंड हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पर ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी। लेकिन नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ साहब से यही सवाल जब हमने किया था, उन्होंने क्या कहा था? हम एक इलेक्शन लड़ते हैं एज PMLN, मैं प्रेफर करूंगा कि एज PDM लड़ना चाहिए हम लोगों को इलेक्शन जो है। लेकिन अगर 2-3 फोर्सेस जो हैं हमारे खिलाफ या हमारे साथ जो है उतरती हैं, वो भी कैंडिडेट जो है लेती हैं, वो PTI का वोट भी लेंगी। जी, कुदरती अमर है ना, फितरी अमर है कि PTI का। सब आखिर में बताएं, PDM इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी? कतई नहीं, बिल्कुल चांस, बिल्कुल नहीं। हम अपना इलेक्शन अपनी जमात पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, यानी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे आप? नहीं। अब इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, तहरीके पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के चर्चे तो हैं, 80% वही लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ से आए हैं।
क्या ये पार्टी खुद को इस्तेकाम दे पाएगी, या इतना बेहतर क्या ये कर सकती है कि नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी वरिड होना चाहिए क्योंकि उनके लोग कहीं उनमें शामिल ना हो जाएं? देखिए, ये पार्टी जो है, ज्यादातर ऐसे लोग हैं इसमें जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रखते हैं जी, और उसमें उनका एक वोट बैंक भी है। तो इसलिए ये एक इस लिहाज से तो मौसर जमात बन सकती है कि इसमें मौसर शख्सियात शरीक हुई हैं और मजीद भी शरीक हो सकती हैं। अब जिन लोगों ने तहरीके इंसाफ को छोड़ा है उनके सामने मेरा ख्याल कोई और ऑप्शन नहीं था। मुस्लिम लीग नून से उनको कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो टिकट होल्डर्स मुस्लिम लीग नून के अपने मौजूद हैं, उनके तो वहां इनकी खपत नहीं हो सकती थी और दूसरी किसी जमात में शामिल होने का कोई खास फायदा इनको नजर नहीं आ रहा था। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम सब इकट्ठे हो जाएं और एक जमात बना लें। तो जहांगीर तरीन साहब बड़े एक मुतहर्रिक शख्सियत हैं, उनके पास वसाइल भी हैं। अब्दुल अलीम खान जो है वो भी वसाइल से माला माल है, उनका भी अपना एक पस मंज़र है और तहरीके इंसाफ को आगे बढ़ाने में और तवानाई फराम करने में इन्होंने बड़ा एक बुनियादी किरदार अदा किया है। जी, कलीदी किरदार। मेरा ख्याल है कि तहरीके इंसाफ के मुकाबले में ये एक अच्छी जमात बन जाएगी, लेकिन इसकी कामयाबी किस हद तक होगी इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि तहरीके इंसाफ कहाँ खड़ी होगी। क्या इमरान खान साहब इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या उनकी जगह कोई दूसरा शख्स जो है वो तहरीके इंसाफ की क़यादत कर रहा होगा। तो तहरीके इंसाफ पर जो गुजरेगी उसके बाद ये अंदाज़ा हो सकेगा कि ये तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है इसमें कितना इस्तेहकाम आता है। अभी तो मेरा ख्याल में सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और अपना मुस्तकबिल जो है उसको संभालने की कोशिश करेंगे और देखते, हो सकता है कि किसी से उनका कोई सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए और कोई इलेक्शन का इत्तेहाद भी हो जाए, लेकिन ये सारी बातें जो हैं बाद में देखी जाएंगी और तहरीके इंसाफ जो है उसका सियासी मुस्तकबिल और उसका इंतखाबी मुस्तकबिल वो तय करेगा कि तहरीके इस्तेहकाम कितना आगे बढ़ती है और पीछे हटती है। शामी साहब, दूसरा ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी काफी प्रोएक्टिव है, जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन नून लीग जो है वो हमें फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही। क्या नून लीग सोई हुई है इलेक्टोरली स्पीकिंग, या ये सिर्फ एक इंप्रेशन है जो मिल रहा है? देखिए ये जो भी खलबली बची हुई है ये तहरीके इंसाफ के हलकों में है। जो तहरीके इंसाफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इख्तिलाफात हैं, उसमें शगाफ पड़े हैं, उससे लोग अलग हो रहे हैं। तो जो जरदारी साहब के पास चंद लोग पहुंचे हैं वो भी तहरीके इंसाफ से फारिग शुदा लोग हैं और जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी ताकत जो है वो भी वही लोग हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अपनी सफ़ें जो हैं उनमें कोई दरार नहीं पड़ी, ना ही कोई खलबली मची है वहाँ, ना ही उसे किसी इंतशार का सामना है। तो वो अपनी जगह महफूज व मामून है। बल्कि ये जो तहरीके इंसाफ के हलके में जो इंतशार फैला हुआ है उसकी वजह से उसके जो वोटर्स हैं और उसके सपोर्टर्स हैं उनको एक नया हौसला मिल रहा है और एक नई तवानाई मिल रही है। उनकी परेशानियां जो हैं कम हो सकती हैं। तो मुस्लिम लीग नून को तो अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी है और उसको किसी खलफशार का सामना नहीं है, इसलिए उसको ना तो कोई यहाँ से लोग जरूर यानी दरकार हैं, ना वो इस दौड़ में शरीक है। तो मेरा ख्याल ये एक दूसरा हल्का है, दूसरा इलाका है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इससे वो मुतासर नहीं हो रही और उसके लोग जो हैं वो तो अभी सिर्फ तमाशा देखने रूप है। शामी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि मौलाना साहब की स्टेटमेंट देख लें, जरदारी साहब की स्टेटमेंट देख लें, इंप्रेशन ये मिल रहा है कि शायद इंतखाबात डिले हो जाएंगे। आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन जो है वो बर वक्त होने चाहिए और जितना ताखीर होगी
उतना नुकसान होगा, मुस्लिम लीग नून को भी उसका नुकसान होगा और पीडीएम की दूसरी जमातों को भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून, कम से कम पंजाब की हद तक तो ये बात मालूम हो रही है कि मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई के अंदर मुकाबला होगा। अब पीटीआई जितनी कमजोर होगी और उसमें उसके वोट जितने तकसीम होंगे, उससे मुस्लिम लीग नून तवानाई हासिल करने की कोशिश करेगी। और कोई दूसरा इस वक्त तक कोई तीसरी जमात या चौथी जमात इस तरह नजर नहीं आ रही, तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून के हलकों में मैंने कोई तशवीश नहीं देखी, कोई इस्तराब नहीं देखा, बल्कि जो हालात हैं वो थोड़ा सा उनको इत्मीनान दे रहे हैं और उनके जो हाथ पांव फूले हुए थे और वो ज़रा अपनी जगह वापस आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि वो भी चाहते हैं, उनमें से अक्सर लोग जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है वो चाहते हैं कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हो जाएं ताकि गैर ज़रूरी इल्तवा से गैर ज़रूरी पेचीदगियाँ पैदा ना हों। और अभी तो इमरान खान साहब पर जो दबाव है उसमें इजाफा होगा और उनके लिए जितनी मुश्किलात पैदा होंगी उसमें फिर उनके हरीफ जो है अपनी आसानी तलाश करेंगे। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। अल्लाह हाफ़िज़।